वेलकम टू लव गोल्स अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और शायद हम लोग सीरीज़ में एक दो मैं और वीडियो इसमें और थोड़ा डीप डालने वाला हूँ। बिकॉज अभी एक ना जनरली हमारी सोसाइटी में एक कंसेप्ट चल रहा है और वो है जनरेशन गैप का। और ये कंसेप्ट मैं एक और किसी से डिस्कस कर रहा था जहाँ से मैंने मेरे को ये चीज़ हिस्ट्री पता चली कि देखो जिस तरीके से हम लोग फील कर रहे हैं ना आज की जनरेशन गैप आ रहा है, ये चीज़ कुछ सालों पहले अमेरिका ने फील करी थी और वहाँ पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया था। बट वो जो रेवोल्यूशन आया था ना तो वो मतलब उसमें सारे यंगस्टर्स मतलब आप समझ रहे हैं अमेरिका की गलियों में आ चुके थे बिकॉज दे वांट समथिंग चेंज इन द सोसाइटी। और बहुत बड़ा लेवल पे मतलब वो रेवोल्यूशन था। बट इंडिया में अगर वैसा कुछ हो जाए तो आई थिंक इंडिया के सबसे बड़ा यूथ है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ इंडिया के पास है। अगर इंडिया का यूथ वैसे करने लग गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट यहाँ पे यूथ को समझना, इंडिया के यूथ को सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो समझना है वो ये है कि कोई जनरेशन गैप नहीं है, इंफॉर्मेशन गैप है। इस बात को सेडन से समझिए, जनरेशन गैप नहीं है, इंफॉर्मेशन गैप है। तो आज ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और इस टॉपिक को डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ हैं आज अभिषेक शर्मा जी, जो कि आईटी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी सारी मल्टी नेशनल कंपनीज में काम भी कर चुके हैं। सो आई होप हम लोग काफ़ी चीज़ें टच करेंगे इस पूरे पर्टिकुलर वीडियो में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इन इन नेक्स्ट वीडियोस हम और थोड़ा डेप्थ में जाएंगे इस चीज़ की, ताकि और सारे क्वेश्चंस जो हैं हमारे माइंड में जो रहते हैं पेरेंट्स को लेके या पेरेंट्स के बच्चों को लेके, वो थोड़े और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उसको और थोड़ा डिस्कस कर सके पेरेंट्स के साथ। कुछ पेरेंट्स आ रहे हैं जो हमसे डिस्कस करेंगे अपने बच्चों के साथ, उनके स्ट्रगल्स किस तरीके के चैलेंजेस हैं, वो किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। बिकॉज टीवी, यहाँ हमने एक बात करी थी कि टीवी आने से पहले एक तरह की जनरेशन थी, टीवी आने के बाद एक तरह की जनरेशन थी। तो यहाँ पे भी देखना जरूरी है कि आपके पेरेंट्स कहाँ से आए हैं या आप कहाँ से आए हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, शुरू करते हैं आज की डिस्कशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इट्स वेरी प्लेजर फॉर अस कि आप अपना टाइम दे रहे हैं आज। थैंक एंड यू। और इतने अच्छे मतलब आपने जो मुझे टॉपिक दिया है मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है। बिकॉज आई थिंक दिस इज द टाइम जब वो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। बिकॉज जैसे कल हमारे यहाँ पे गौरांग प्रभु आए हुए थे जो इस्कॉन से कनेक्टेड हैं। तो वो भी कल ये चीज़ बता रहे थे कि हमारे भारत में इतना बड़ा जनसंख्या है और जबकि 2014 तक जो संस्कृति है या जो हमारे संस्कार थे भारत के, जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो जिसके कारण अभी क्या है कि बच्चों में एक कॉम्प्लिकेटेड सा कल्चर कह सकते हैं हम लोग, मतलब वी आर नॉट द वेस्टर्न्स, वी आर नॉट द इंडियंस, बट हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड से हो गए हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से क्या मेजर रीजंस हैं ये सब चीजें होने के और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? थैंक यू अमरजीत जी, हमें इनवाइट करने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और ये दिखाता है कि हम समाज के प्रति कितनी हृदय में एक पीड़ा रखते हैं। क्योंकि अगर कोई ऐसे प्रश्न पूछता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो समाज के बारे में सोचे, है ना? एग्जैक्टली। ज़्यादातर लोग सब अपने आप में, अपने ही जीवन में लिप्त हैं, अपने ही जीवन में बिज़ी हैं, है ना? और हम्म। पिछले कितने सालों में ये सब धीरे-धीरे बदला है। तो ये नॉट ओनली फ्रॉम 2013 और 14, ये पिछले हमारे आज़ादी के बाद से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे इसके अंदर बहुत तेज़ी से बदलाव आया है ना? इससे हम्म। पहले से ही एक्चुअल में इसकी नींव तो तभी रख दी गई थी जब 18वीं सदी के अंदर मैकॉले हम्म। नाम के एक अंग्रेज, जो हाँ जी, हाँ जी। ब्रिटिश पार्लियामेंट से इनको भेजा गया था यहाँ पर, ये हम्म। देखने के लिए कि किस प्रकार भारत में राज किया जा सकता है, किस प्रकार भारत के अंदर हम अपनी सत्ता पूरी तरह से काबिज कर सकते हैं। तो हम्म। मैकले जब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत उन्नत हैं, हर चीज़ में इतनी ज़्यादा उन्नति कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी तरह की फसल होती हैं, इतने तरह के इनके पास ज्ञान है, इतनी शुद्ध और इतनी अद्भुत भाषा का ये प्रयोग करते हैं, संस्कृत, हम्म। है ना? हम्म। और जो हिंदी और उर्दू विभिन्न भाषाओं में उस समय भी यहाँ पर ऑलरेडी बहुत बड़े-बड़े विद्वान हुआ करते थे। और ना ही सिर्फ़ कृषि के क्षेत्र में, बल्कि हम लोग एक्चुअल में आपके मेडिसिन के क्षेत्र में भी बहुत आगे थे। ना चरक और डिफरेंट आयुर्वेदिक जो हमारी डिफरेंट चरक हैं या पतंजलि हैं, ये हम्म। बहुत-बहुत डिफरेंट तरह की जो आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं, उनके अंदर भी हम लोग बहुत आगे थे। तो उसमें एक एक बार मैं आपको इंस्टेंस बताता हूँ कि एक बार मैकले
साउथ इंडिया में कहीं घोड़े पर जा रहे थे। तो हम्म। उन्होंने देखा कि एक गाँव में एक व्यक्ति की नाक को पंचायत ने काटने का हुक्म सुना दिया है। तो उसकी ओके। नाक को काट दिया गया था किसी कारणवश। तो हम्म। उस व्यक्ति को एक्चुअल में दूसरे गाँव में ले जाया गया था, जहाँ पर ये उनको मिले और उस गाँव में कोई ऐसे वैद्य थे, जिन्होंने उनकी नाक को उसके ऊपर रख कर के वापस जोड़ दिया था। हम्म। तो उस समय पर भी जब 17वीं शताब्दी में हमारे पास इतनी आधुनिक व्यवस्था नहीं थी, सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन या मॉडर्न जो सर्जरी थी, वो हमारे पास उपलब्ध नहीं थी आजकल के हम्म। हिस्ट्री के अनुसार। बट हम्म। एक्चुअल में देखा जाए तो गाँव-गाँव में ऐसे वैद्य और ऐसे हकीम हुआ करते थे, जिनके पास हाथ में बहुत ज़्यादा ऐसे हुनर होते थे, ऐसा ज्ञान होता था कि एग्जैक्टली। बिना किसी प्लास्टिक सर्जरी के उसकी नाक को वापस जोड़ दिया था उन्होंने। तो ये मैं उन्होंने हम्म। लिखा है अपनी किताब में कि मैं ऐसे-ऐसे गया और बहुत सारे हम्म। इंस्टेंसेस मैकुलर ने अपने वापस यहाँ से जाने के बाद किताबों में लिखा और तो कौन सी उन्होंने किताबों में जाकर लिखा है? के सॉरी, सॉरी मैं को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं ऐसे स्किप कर जाऊंगा इस चीज को, बिकॉज आई थिंक दिस इज द, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है टॉपिक आगे। बट आप प्लीज बुक मेंशन कर दीजिए कि बुक कौन सी है, कौन सी बुक्स में लिखा हुआ है ये सब चीजें। ये एक्चुअल में मैकुले ने यहाँ पर बुक नहीं कह सकते इसको, मैकुले ने जाकर के अपनी एक जो रिपोर्ट दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसके अंदर हम्म। उन्होंने ये कुछ वक्तव्य बताए। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के लोग बहुत धनी हैं, यहाँ के लोग पूरी तरह से अपने घर के अंदर किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे उनकी रहने की व्यवस्था है, पूरा उनकी जो जीवनचर्या है, वो पूरी दिनचर्या उन्होंने बताई और उसमें हम्म। कुछ इंस्टेंसेस भी ऐसे भी लिखे जो मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा हम्म। उन्होंने बताया कि यहाँ के लोग बहुत विद्वान हैं और यहाँ एक कैटेगरी है जो ब्राह्मण कहलाती है, क्षत्रिय हैं, जो रक्षा हम्म। करते हैं और कुछ लोग वैश्य हैं जो गौपालन करते हैं और किसान हैं, है ना? और हम्म। एक कैटेगरी है जिनको हम शूद्र बोलते हैं, ये लोग शूद्र बोलते हैं और वो इन बाकी सबकी सेवा कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो ये हम्म। सब उन्होंने जाकर के बताया और अपना जो समरी दिया, वो ये दिया कि अगर इस देश पे राज करना है, तो हम्म। इसकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। इसके एजुकेशन हम्म। सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा। तब बिना लड़े ही हमारे गुलाम बन जाएँगे ये। तब उन्होंने ऐसा हम्म। बोला कि बिना लड़े ही ये हमारे गुलाम बन सकते हैं। तो इसके ऊपर ही प्रस्ताव पारित हुआ और तब मैकॉले शिक्षा पद्धति का भारत में एक्चुअल में उसको इंट्रोड्यूस किया गया और उसके हम्म। अंतर्गत यहाँ पर अलग-अलग कॉन्वेंट जो शिक्षा प्रणाली है और मिशनरीज़ ऑफ चैरिटी है या मिशनरी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत उस बड़े पैमाने पर खोले गए, भारत हम्म। के अलग-अलग प्रांतों में। तो हम्म। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स की जगह ले ली। हमारी जो पढ़ने की पद्धति थी, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, उसको हम्म। उन्होंने पूरी तरह धीरे-धीरे बदल दिया। ओके। इस कारण से उसका असर हमें अब दिख रहा है। इसलिए ये मैंने बात कही कि एक्चुअल में जो कहानी जो हमें आज दिख रही है हमारे सामने कि हमारे बच्चे क्यों मॉरल वैल्यूज़ भूलते जा रहे हैं, क्यों उनके अंदर अपने संस्कारों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है, अपने स्क्रिप्चर्स के प्रति रिस्पेक्ट नहीं है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपने ही सिद्धांतों को, अपनी जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी, अपने जो हमारे इंडियन रिलिजन सिस्टम था, है ना? उसको हमने हम्म। धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया है, धीरे-धीरे हमने उसको भुला दिया है और हम्म। ऐसा कुछ 20-25 सालों में नहीं हुआ, ऐसे होने में कम से कम भी 200 साल का समय लगा है। इसलिए आज एग्जैक्टली। हम ये स्थिति देख पा रहे हैं और आगे आने वाला हम्म। समय इससे भी भयानक होने वाला है, क्योंकि आप आज देख ही रहे हैं कि किस प्रकार आजकल के जो सब तो नहीं कहूँगा, पर कुछ युवा प्रणाली को भ्रमित किया गया है सेक्युलरिज़्म के नाम पे। कि वी आर अ हम्म। सेक्युलर कंट्री, सो वी आर अ सेक्युलर कंट्री। उसके नाम हम्म। पे हमारे सभी जो धर्मशास्त्र हैं, उनको बिल्कुल अलग हटा दिया गया है। उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया है। हमारी शिक्षा पद्धति से बिल्कुल उनको हटा दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न है आज जो हम स्थिति देखते हैं मॉरल वैल्यूज़ के घटने का। क्योंकि एग्जैक्टली। मैं खुद एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा और मुझे याद है कि क्लास 5 में संस्कृत हमको इंट्रोड्यूस की गई थी, क्लास 5 से हम्म। हम्म। और उसमें जो श्लोका पढ़ाए जाते थे, भगवद गीता से भी श्लोक थे उसके अंदर,
है ना? उसके अंदर ईशोपनिषद से भी कुछ श्लोक थे, तो महत्वपूर्ण श्लोकों को लिया गया था और बच्चों को पढ़ाया गया था। तो आज भी मुझे वो श्लोक याद है कि उसमें बताया गया था कि किस प्रकार जो बच्चे सुबह जल्दी उठ करके अपने वृद्ध, अपने बड़ों को नित्य प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीज़ों में वृद्धि होती है, आयुर्विद्या, यश और बल। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बचपन से बच्चों के अंदर अच्छी चीज़ें इनकलकेट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ये सिद्धांततः आप देख सकते हैं कि जिन बच्चों को शुरू से अच्छी शिक्षा दी गई है, जिनको मॉरल वैल्यूज़ दी गई हैं, उनके उनके जो पालन-पोषण है, इस तरह से किया गया है, तो वो आगे बढ़ चल कर के एक अच्छे सिटिज़न बनते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण उनका होता है। और अगर आप उनके मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान नहीं देंगे, आप जस्ट उनको बिल्कुल जैसे पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ने देंगे, कोई ध्यान नहीं देंगे कि वो आखिर क्या सीख रहे हैं, कहाँ पे मेरा बच्चा जा रहा है, सीख रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि वो फिर आगे जाकर के भ्रमित होने के चांस रहते हैं। तो जो मूल है, वो बचपन में ही बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रणाली देना एक बहुत आवश्यक है। और इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि हम लोग अपने सिद्धांतों को, अपने परंपरा को भूल रहे हैं इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज़्म। सेक्युलरिज़्म अच्छी वर्ड है, वर्ड बहुत अच्छा है सेक्युलरिज़्म, लेकिन सेक्युलरिज़्म का मीनिंग क्या है? सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सेक्युलरिज़्म का मीनिंग क्या है? किस तरह हमको समझाया गया है? हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सेक्युलरिज़्म का मतलब ये है कि खुद के धर्म को मिटा दो और दूसरे धर्म का आदर करो। सेक्युलरिज़्म ये है कि सभी धर्मों का समान रूप से आदर करो। लेकिन जो चीज़ देखिए हमारे सनातन जो हम लोग हिंदू पद्धति आप कहते हैं अदरवाइज़ इसका नाम सनातन है। सनातन मीन्स व्हिच हैज़ नो स्टार्ट एंड व्हिच हैज़ नो एंड। जिसका ना कभी कोई शुरुआत पता है किसी को कि कब शुरू हुआ, ना कभी इसका कोई अंत होगा। ऐसा इसको सनातन बोला गया है। तो सनातन धर्म के अंदर जो भी चीज़ है, वो बच्चों को समझाने की आवश्यकता है, ना सिर्फ़ एक धर्म की तरह बल्कि हाँ, कि ये हमारी जीवन प्रणाली थी। धर्म की शिक्षा सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ़ पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में चले जाएँ। वेदों में क्या है? वेदों को 4 भागों में बाँटा गया है ना, जो हमारा वर्णाश्रम सिस्टम है, उसको पूरी तरह से मिटा दिया गया। गलत कांसेप्ट लेके आया गया, अंग्रेज़ों के द्वारा और उसके बाद पॉलिटिशियंस के द्वारा भारत की जो सामाजिक प्रणाली थी, जो सामाजिक पूरी व्यवस्था थी, जिसके अंदर 4 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये गलत फैलाया गया कि जन्म के अनुसार होते हैं। कभी भी भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं ये बात को कि चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। ये चारों प्रणाली, चारों वर्ण मेरे द्वारा बनाए गए हैं, तो भगवान के द्वारा बनाई गई चीज़ कोई खराब नहीं हो सकती। सिर्फ इंटरप्रिटेशन गलत किया गया। बता दिया गया कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, चाहे जाके आप कुछ भी काम करें। है ना? तो कोई भी प्रणाली एक्चुअल में मूलतः आज के युवा लोगों को ये समझाने की परम आवश्यकता है कि हमारी जो वर्णाश्रम प्रणाली थी, उसमें क्या-क्या चीज़ आती हैं। एक तो ये 4 वर्ण आते हैं और एक आते हैं 4 हमारे जो आश्रम हैं, जिसमें पहला आश्रम है आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा है आपका गृहस्थ, फिर तीसरा है आपका वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। ये प्रणालियाँ इसी प्रकार बनाई गई थी कि सही समय पे सही काम किया जाए। आज की जो विषय आपने दिया है, उसके अंदर ये चारों चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में गलत बात भर दी गई है और समाज के अंदर ज़हर घोल दिया गया है। आपस में जो जातियाँ हैं, वो लड़ें, इस तरह का एक ज़हर घोल दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और बाद में पॉलिटिशियंस के द्वारा। बट एक्चुअल में ये जातियाँ कहीं भी जन्म के अनुसार हैं ही नहीं। ये सिद्धांतिक रूप से आपके कर्म से संबंधित हैं। अगर मैं ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर भी आज जाकर के एक सेवा कार्य में निवृत्त हूँ, मैं किसी की सर्विस कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं भी शूद्र श्रेणी में हूँ और आज की तारीख में मतलब 90% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया आर एक्चुअली शूद्रास। क्योंकि वो लोग कहीं न कहीं जाके सर्व कर रहे हैं, किसी को सर्विंग कर रहे हैं वो। कोई जॉब कर रहा है जाकर के, वो भी सर्विस है। वी आर डूइंग सर्विस, राइट? ईदर यू आर सर्विंग गवर्नमेंट और ईदर यू आर सर्विंग
your company, or either you are serving in hotel, or either serving in restaurant, wherever, hospital, etc. So we, most of us are actually doing service only. So सर्विस क्लास जो है उसको शूद्र बोला गया। और जो लोग डिफेंस में हैं आज की तारीख में, जो लोग आर्मी के अंदर हैं, वो लोग क्षत्रिय हैं, वो किसी भी धर्म से हों, चाहे वो सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट से हों, चाहे वो सो कॉल्ड ब्राह्मण क्लास से हों। वहां पर जितने भी लोग गन लेकर के सेना के साथ खड़े हुए हैं बॉर्डर पे लड़ने के लिए, वो सब रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि क्षत्रिय धर्म जो था, जो क्षत्रिय जो कास्ट है, उसका काम था रक्षा करना। इसी प्रकार ब्राह्मण वो लोग थे जो शिक्षा देते थे। तो अपने फायदे के लिए कुछ ब्राह्मण्स ने, कुछ क्षत्रियज ने, या जो पॉलिटिशियंस थे, उन लोगों ने इस बात को पूरी तरह से गलत तरह से फैलाया गया, गलत तरह से पढ़ाया गया। कहीं भी भगवान ने स्वयं ये नहीं कहा है कि जो जन्म लेगा जिस जाति में, उसके अनुसार ही उसका जाति उसकी मानी जाएगी। तो इस वजह से इससे हुआ क्या कि इससे हमारे ही समाज के अंदर अपने धर्म के प्रति एक हीन भावना जागृत हुई। सबने सोचने लगे कि हमारे धर्म के अंदर गलत चीज पढ़ाई जा रही है, हमको तो मिलके रहना चाहिए, यहाँ तो कास्टिज्म सिखाया गया है। पर एक्चुअल में कास्टिज्म को गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया। जातिवाद गलत नहीं है, जातिवाद बना दिया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ रूलिंग, ताकि समाज लड़े आपस में, उसमें एकता ना रहे। और उससे क्या हुआ, हमको एक नई चीज इंट्रोड्यूस की गई, क्रिश्चियनिटी कह लीजिए या इस्लाम कह लीजिए, अलग अलग जो धर्म बहुत बाद में आए हैं, है ना। आज से 2020 वर्ष पूर्व ईसा आए तो ईसाई धर्म हुआ, और उससे पूर्व जब आज से 1400 साल, कुछ 1400 कुछ वर्ष पहले मोहम्मद आए तो इस्लाम का जन्म हुआ, है ना, या इस्लाम के आखिरी प्रॉफिट आए मोहम्मद। तो लेकिन इनसे पहले इनको इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये सब लोग जो रिलीजन है, ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म के सामने अभी इनकी जो फिलॉसफी है वो परिपक्व हो रही है, जबकि सनातन धर्म बहुत परिपक्व है। तो हमने इतनी परिपक्व ज्ञान को छोड़ करके सेकुलरिज्म के नाम पे बाकी चीजों की तरफ इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। सो कॉल्ड मॉडर्न जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उससे भ्रमित होकर के पूरी तरह से हमने इसके अंदर गलत तरह से हम अपने धर्म को समझ करके उन्हें छोड़ करके और बाकी चीजों को तरफ फोकस कर लिए। इस वजह से आज हमारी एक स्थिति है। दूसरी एक इसमें है, इसी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे अभी कुछ पिछले 30 वर्षों में कंज्यूमरिज्म, तो कंज्यूमरिज्म जो एक वर्ड है वो सुनने में जनरली नहीं आता, लेकिन इसको हिंदी में अगर रूपांतरण करें तो उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद की जो एक नीति आई, कंज्यूमरिज्म की जो नीति आई, उसके पीछे एक प्रमुख कारण था इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। आपको याद होगा कि गेट्स समझौता आया। ये ऐसा नहीं कहूंगा कि आना गलत था, लेकिन हमने अपनी शर्तों पर किसी चीज को लागू नहीं होने दिया। हमने जो भी उन्होंने कहा, हम हर चीजें वो स्वीकार की, क्योंकि उपभोक्तावाद आने का मुख्य कारण था यूरोप और जो उधर के बाजार थे वो खत्म हो चुके थे। अब उनको नए मार्केट की जरूरत थी। कहाँ ये नया मार्केट मिलना था? अमेरिका के अंदर। अमेरिका हमसे 200 साल पहले आजाद हुआ, 1747 में। वहां रिवॉल्यूशन हुआ 1747 के अंदर। वहां पर फ्रीडम जो है वो डिक्लेयर की गई, और वहां पर इतने पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। और वो जब वहां के बाजार पूरी तरह, है ना, पूरी तरह से खप चुके वहां के सामान से, तब ये चीजें जो है फिर भारत की तरफ लाई गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और धीरे धीरे यहाँ पर ज्यादा तेजी से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। और उस कारण से आज ये रूप ले चुका है कि हम अपने खाने पीने की चीज छोड़ करके हम पैक्ड फूड खा रहे हैं। हम हर चीज में, एडवर्टीजमेंट में, हर जगह हमको ये सिखाया जा रहा है कि आप कंज्यूमर हो, आप राजा हो, और आप जो भी हम बेच रहे हैं, गलत बेच रहे हैं, सही बेच रहे हैं, वही अच्छा है, वही सब बढ़िया है। उसको हमको खिलाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है हर तरह से। आज आप देखेंगे कि मैं उनको गलत नहीं बोलता जो लोग ये कहते हैं कि हमको प्योर वेजिटेरियन होना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। और धीरे धीरे आजकल उसी बात पर जोर देते हुए वीगन डाइट पूरे विश्व में आगे फैलाई जा रही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? समाज के अंदर इतना ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्शन है,
इतना ज्यादा जो घर्षण हो रहा है दो सोचों में या दो आइडियोलॉजीज के अंदर, अभी किसी धर्म को ना मान करके दो तरह के लोग हुए हैं दुनिया में, है ना। एक तो वो जो पूरी तरह से सिद्धांत पे रह करके, है ना, अपनी जीवन को जीना चाहते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हैं और पूरी तरह से अपने आप को कैसे संतुष्ट रखा जाए, किसी तरह से अपने आप को कैसे ज्यादा खुश रखा जाए, सिर्फ खाली इसी बात पर रहने वाले लोग हैं। तो उनको जो चीजें परोसी जा रही हैं, ज्यादातर ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं, कंज्यूमरिज्म के कारण है। क्योंकि कंज्यूमरिज्म से उनको सिर्फ बताया गया है कि आपको भोगना है, सिर्फ भोगने कर भोग 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 और सिर्फ भोग, मेटेरियलिस्टिक लाइफ को इतना बढ़ावा दे दिया गया कंज्यूमरिज्म के द्वारा। पहले हम लोग कम में भी गुजारा करते थे, लेकिन आज की तारीख में देयर इज नो एंड टू द प्रोस्पेरिटी, देयर इज नो एंड टू द लग्जरी। आप बड़े अंबानी बन जाइए या या बिल गेट्स बन जाइए या जेफ बेकोस बन जाइए, कुछ भी, फिर भी आपकी इस भौतिकता का कोई अंत नहीं है। ये हो क्यों रहा है? ये पहले सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में सीमित था, लेकिन ये अब हमारे साथ भी हो रहा है। हम भी लोग इसकी तरह पीछे भाग रहे हैं, सिर्फ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमको अब यही परोसा जा रहा है और हमने अपनी जड़ों को पूरी तरह से छोड़ दिया है। और जो भी पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देगा, वो तो एक बार जड़ उसकी ढीली हो गई तो उसके ऊपर इफेक्ट तो आप देख सकते हैं कि पत्तियां सूखने लगेंगी। तो वही हमारे साथ हो रहा है, हम अपनी मॉरल वैल्यूज को खो रहे हैं। तो हाँ वही सर, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं ये पूरी डिस्कशन को कंक्लूजन करूं, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम कंट्री वाइज सोचें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति खत्म हो जा रही है। बट अगर हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एज ए ग्लोब सोचें, तो हम ये देखते हैं कि ये जो डेकोरेशन अब आ रही है, हम कह सकते हैं कि हमारे देश में 70 ईयर्स हो गए इस डेकोरेशन को आते हुए। अमेरिका में ये 200 साल पहले, 200 साल से हो रही है, समझ रहे हैं। मे बी वहां भी कुछ कल्चर्स, बिकॉज इन क्रिश्चियनिटी आई सॉ दैट कि बहुत सारे उनके अच्छे एथिक्स हैं, उनके बहुत सारे अच्छे रूल एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत वेल ड्रेस्ड, वेल एकदम क्लीन रहते हैं वो लोग। मतलब उनके उनके भी जो, अगर आप उनके पूरे धर्म सा स्क्रिप्चर्स में चले जाओ, बाइबल में चले जाओ, अगर आप उनके रूल्स एंड रेगुलेशन चले जाओ, तो दे आर वेरी क्लीन एंड सिस्टमेटिक पीपल। बट अगर आप देखते हैं कि वो जो उनकी आजादी के बाद एक डेटोरेशन आई है, जो यंग जनरेशन में बीच में आगे, यंग जनरेशन जो थी वो एकदम एडिक्टेड हो गई। उन्होंने अपने जो पिछली पीढ़ी थी उनको छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला कि तो आप तो पिछड़ी सोच के हो, आप तो पुरानी सोच सोचते हो, आप लोगों की सोच ही सही नहीं है ना। जैसे अभी हमारे, और वो चीज अभी हमारे इंडिया में आ रही है। तो हम इंडियंस कहीं ना कहीं ये अभी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम समझ रहा है कि ओके ये तो वही वैसा ही हो रहा है जैसे अमेरिका में हुआ था। तो एक दिन इंडिया में भी वो सिचुएशंस आ सकती है, क्योंकि इंडिया में आज दुनिया का सबसे बड़ा यूथ है। अमेरिका में शायद उतना बड़ा नहीं था, यहाँ अगर यूथ ने खड़ा कर दिया कुछ तो पूरा भारत ले डूबेंगे वो लोग। सो द थिंग इज दैट कि तो एजुकेशन सिस्टम बदलना भारत में भी बहुत नेसेसरी हो गया है। बिकॉज अगर आप देख रहे हो, अब देखिए, अगर गलती कर दो, क्या ना, आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती। अगर आंख में दूध में मक्खी गिर गई है तो आप आंख से नहीं देख के खा नहीं सकते आप, ना। तो अगेन वही चीज हो जाएगी, अगर हम वेस्टर्नाइजेशन को बिना जज किए, उसको बिना, अगर हम लोग मतलब ये देखें कि क्या सही है, क्या अच्छा है उसमें जो हमें अपनाना चाहिए, और क्या बुरा है जो हमें नहीं छोड़ देना चाहिए, वो हमारे लिए सही नहीं है। बिकॉज अब वन मैन, जैसे पहले होता राजा महाराजा होते थे, तो एक राजा के नीचे पूरी कंट्रीज काम कर रही होती थी, और वो एक वाइज मैन होता था। बट अभी वैसा नहीं रह गया, एवरीबडी इज ए किंग। जैसे आपने बोला कि हर कोई अपने घर का राजा है और उसकी मर्जी चलती है अपने, भले ही अब उसका राज्य बहुत बड़ा नहीं है, राज्य थोड़ा 4-5 कमरों का है, बट राज्य तो है ना उसका, और प्रजा उसकी फैमिली है पूरी। तो वो भी प्रजा जब छोटी हो रही है, धीरे धीरे प्रजा भी छोटी करने लग गए हैं। सो इट्स लाइक एक कंप्लीट एक मेस हो रहा है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, जहां तक मैं आपकी बातों को समझ पाया। एंड स्क्रिप्चर्स जो हैं, वो जो आपने बोला कि वर्णाश्रम धर्म, आई थिंक वर्णाश्रम धर्म विजडम देता था एक व्यक्ति को कि जब आप मरने की स्टेज पे जा रहे हो, रियलिटी से कनेक्ट रहो। और कहीं ना कहीं ये वाली जो हम जो अभी सोशल मीडिया के थ्रू और जो पूरी टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड ऑल दैट, इससे क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन से हट रहे हैं। हम ये भूल जा रहे हैं कि हमें एक दिन मरना है, एंड वी हैव टू रेडी फॉर दैट, कि हमें जब मरना है तो हमें कैसे क्या होना चाहिए। बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम देयर, आई थिंक। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पर्सनल मानना है कि सब कुछ स्टार्ट होता है, आपको ये समझना होता है कि आप अगले सेकंड में मरने वाले हो। तो यहाँ से शुरुआत होती है हर एक सवाल की, कि अब क्या करना है, अगर मैं अगले सेकंड में मरने वाला हूँ तो व्हाट इज राइट फॉर मी, एंड क्या करना चाहिए मुझे। बिल्कुल, क्योंकि ये आपको याद ही नहीं दिलाया जा रहा ना, ये आपको कौन पढ़ा रहा था। ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था, है ना। ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ था कि व्हाट इज द रियल ट्रुथ, व्हाट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ, हु एम आई, एंड व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद एब्सोल्यूट ट्रुथ। एग्जैक्टली।
तो ये सब लिखा था हमारे शास्त्रों में। अभी सिर्फ आपको पूरी तरह से आपका फोकस किस पे कर दिया गया है, जैसे घोड़े के आगे लगा देते हैं एक चश्मा, एग्जैक्टली। आपको कर दिया गया है कि यू आर द किंग, यू आर द कस्टमर, you have 100%, 200% right to enjoy. Your only motive should be to enjoy. That's it. बट सर यहाँ पे एक और दिक्कत आ जाती है, जैसे आप अपना ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे, तो बिजनेस देखो आप अभी जैसे अपनी हमारी कंपनी है, हम अपनी कंपनी लेके अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे ना, बिकॉज वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट एंड हम मार्केटिंग करेंगे। तो यहाँ पे कंट्री वाइज अगर हम लोग अगर स्क्रिप्चर्स के अंदर चले जाएं और एजुकेशन सिस्टम के अंदर चले जाएं, तो अगर मान लीजिए मेरी कंपनी अगर मैं अमेरिका लेके जाता हूँ और उनके कल्चर के हिसाब से मेरे प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मतलब तो उनके कल्चर में ऐसा लिखा होगा कि इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, बट ये प्रोडक्ट मेरा 10-15 कंट्रियों में ऑलरेडी बिक रहा है, तो आपकी कंट्री में क्यों नहीं बिक सकता? तो मेरे को मार्केटिंग करनी, तो यहाँ मतलब जो पॉलिसीज डिसाइड होती हैं फिर तो वो ग्लोबल बिजनेस को रोक देंगी ना। अगर कुछ ऐसी पॉलिसीज डिसाइड करते हैं तो ग्लोबल बिजनेस उससे पूरा इंपैक्ट होगा, और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल कंपनीज हैं वो इस बात को समझती हैं। जैसे भाई अब जैसे बिल गेट्स का नाम लिया आपने, तो बिल गेट ऑलरेडी बहुत टाइम से बोल रहा है कि पूरा सब लोग ध्यान दो, ये हो रहा है, आइस पिघल रही है, आप लोग इतना ज्यादा ये चीज मत करो। बिल गेट्स ने अपनी बुक में लिख दिया कि आने वाले टाइम पे, उसने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आने वाले टाइम पे पूरी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी, सब हर चीज ऑनलाइन चलेगी। तो मतलब वहां पे कहीं ना कहीं उन लोगों को पता है कि कंप्लीट प्रोजेक्शन में क्या चल रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मतलब दिस माय ओपिनियन, अभी मेरा पर्सनल इतना एक्सपीरियंस रहा है कि अगर इंडिया में उतने स्ट्रिक्ट स्क्रिप्चुअल मतलब इम्प्लीमेंटेशंस की जाती हैं, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन बिजनेस रुक जाएगा, या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? ये देखिए, मूलतः जैसा आपने कहा कि ग्लोबलाइजेशन में हमें दिक्कत आ सकती है अगर हम एक पर्टिकुलर धर्म से संबंधित कुछ पढ़ाएं या धर्म से संबंधित चीजों को आगे इम्प्लीमेंट करें। लेकिन हमें अगर ध्यान से देखा जाए तो बाकी जितने भी धर्म जो आए हैं कुछ पिछले 500 वर्षों में, है ना, अकेले भारत के अंदर ही 4 धर्मों को जन्म मिला, है ना, कम से कम बुद्ध, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, है ना। और इस प्रकार, तो ये किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने कभी, सनातन धर्म ने कभी रूढ़िवादिता को अंगीकार नहीं किया। हमने हमेशा बदलाव की तरफ खुले रहे। सनातन धर्म के अंदर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारे मत हैं। लोग, आजकल के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इतने सारे भगवान हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। देवी देवता 33 करोड़ हैं, और भगवान जिसको आप एब्सोल्यूट ट्रुथ बोलते हो वो तो एक ही है। और बाकी देवी देवता तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, और उनको अकेले हमारे भारत, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर अलग अलग वैष्णव हैं, शैवाइट्स हैं, फिर उनके अंदर भी सब डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं कि वैष्णवों में भी अलग अलग हैं, है ना, जो सिर्फ खाली भगवान, उनकी परंपराएं अलग अलग हैं। वैष्णवों में भी जैसे द्वैत है, अद्वैत है, अलग अलग सोच है, अलग अलग फिलॉसफी है। तो हमने हमेशा अलग अलग फिलॉसफी को भी पूरा फलने फूलने का मौका दिया, और इसी कारण से हिंदू धर्म या सनातन धर्म इतना ज्यादा परिपक्व है। अगर आप देखें तो हिंदू धर्म के अंदर द्वैत और अद्वैत, यानी कि ड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म, ये 2 मुख्य धाराएं हैं, है ना। और ये हिंदू धर्म की जो 2 धाराएं हैं, ये अलग अलग जाकर के शैवाइट्स में भी और वैष्णवाइट्स के अंदर भी जाकर के पेनिट्रेट करती हैं। उनके अंदर भी ये प्रणाली है। कुछ लोग जो द्वैत को मानने वाले, और कुछ लोग अद्वैत को मानने वाले, और फिर उसके बाद द्वैताद्वैत। ऐसे बहुत सारी वर्ड प्रणालियां। कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, इस वर्ड में कंफ्यूज हो रहा हूँ, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को? मैं समझ नहीं पाया, द्वैत अद्वैत मतलब लाइक डुअलिटी और नॉन डुअलिटी, ये मतलब इसको समझ नहीं पाया कि किस तरीके से ये चीज आप मतलब प्रेजेंट करना चाह रहे हो। मतलब ये वर्ड कंफ्यूजिंग है मेरे लिए, लाइक समझने के लिए। Duality means though the philosophy which says that there are not one but two. Only 2 things exist. Duality means there are 2. One is supreme soul, and one is super soul or God, and one is the part and parcel of Lord. भगवान का अंश, जो हम आत्मा, सोल। जो नॉन ड्यूअलिटी है वो कहती है कि अद्वैत, नॉन ड्यूअलिटी, that means there are no two, all are one only, and due to some illusion actually we are thinking that God is different and I am
different. But in actual, every soul can become like a super soul if he realize, if he realize his own. तो ये डिफरेंस है ड्यूअलिटी एंड नॉन ड्यूअलिटी के अंदर। और जो अद्वैत द्वैताद्वैत है उसके अंदर है, दैट मीन्स ड्यूअलिटी एंड नॉन ड्यूअलिटी टुगेदर, द्वैताद्वैत। उसके वो ये कहता है कि हाँ, अलग भी हैं और एक भी हैं। एक किस प्रकार हैं? हम यानी कि आत्मा और परमात्मा एक किस प्रकार हैं? गुण के आधार पर। गुण जो हैं वो हमारे और परमात्मा के एक ही समान हैं, पर अगर परिमाण में देखा जाए, अगर दैट मीन्स जो गुण है, क्वालिटी है, वो दोनों में सेम है, लेकिन क्वांटिटी वाइज देयर इज एनॉर्मस डिफरेंस। दैट मीन्स उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि परमात्मा कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं और हम एक छोटी सी उनकी चिंगारी हैं। तो इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि जिस प्रकार समुद्र और समुद्र की एक छोटी सी बूंद, गुण के आधार पर दोनों में एक ही तरह का, अगर आप एक बूंद, छोटी सी बूंद समुद्र से निकाल करके उसको लैब में जाके टेस्ट करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि वो भी सलाइन है, उसके अंदर भी वही क्वालिटीज हैं जो एक समुद्र पूरे सागर में है ना। लेकिन छोटी सी बूंद सागर के बराबर कभी नहीं हो सकती। तो इससे जो ये जो द्वैताद्वैत का जो एक सिद्धांत है, जो फिलॉसफी है, ये पर्सनली मैं इसको बिलीव करता हूं कि ये ज्यादा सही है अपनी जगह। लेकिन सब अपनी अपनी यात्रा पूर्ण कर रहे हैं, यात्रा में हैं जो स्पिरिचुअलिटी में है। हाँ सर, मेरा भी ये मानना है कि हम किसी को, हाँ जी प्लीज। जैसे आप एक प्रश्न पूछ रहे थे ना अभी कुछ देर पहले कि हम कैसे ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर जा करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो मेरा कहने का, मैं उस पर वापस आ रहा हूँ कि कहीं पर भी ये आवश्यक नहीं है कि आप रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके चलें। इंपॉर्टेंट है रिलीजन के एसेंस को लेके चलना। अभी आज की तारीख में कोई भी धर्म, जो चारों धर्म है, उन चारों धर्मों में अगर आप जाकर के डीपली पढ़ेंगे, जो मुख्य धर्म है ना विश्व के, किसी भी धर्म को आप उठा लीजिए, किसी भी धर्म के आप अंदर तक चले जाइए, आप यही पाएंगे जो हमारे सनातन धर्म में लिखा है ना, वही आपको मिलेगा कि जो परम शक्ति है वो खुदा है, वो अल्लाह है, या वो गॉड है ना। क्रिश्चियनिटी में उनको गॉड कहा गया है, या हिंदू धर्म के अंदर उनको विष्णु या कृष्ण कहा गया है, या शिव कहा गया है। तो मूल तो वही है। सबके अंदर बताया गया है कि अच्छे कर्म कीजिए, चोरी मत कीजिए, किसी की हत्या मत कीजिए। ये तो मॉरल वैल्यूज की बात हो रही है। हम आप बात कर रहे हैं मॉरल वैल्यूज की। Moral values somebody can get from Christianity as well, somebody can get from Islam as well. Only thing is how much seriously you are actually following that. Most important is how much you know about your religion. It hardly matters you actually know about any religion. The most important thing is how deep you know about your religion and from whom you are learning it. तो इसलिए गुरु की जो महत्वता, जिनको हम गुरु कहेंगे या प्रॉफिट कहेंगे, है ना, उनकी महत्वता बहुत बढ़ जाती है। और जब हम इस बात पे आते हैं कि किसी भी धर्म के अंदर सब कुछ ये पढ़ाया जाता है, तो फिर दुनिया में इतना गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि उन सब ने अपने धर्म को छोड़ दिया है। नॉट ओनली सनातन धर्म, ग्लोबल वर्ल्ड में भी अगर देखा जाए तो सबने अपने धर्म को छोड़ दिया है। धर्म का धर्म की डेफिनेशन क्या है? धर्म की परिभाषा क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में धर्म की परिभाषा है रिलीजन या फेथ, बट एक्चुअल में धर्म वो नहीं है। धर्म, हमारे संस्कृत में जो धर्म वर्ड है, उसका मुख्य जो एक आप सही जो ट्रांसलेशन करेंगे तो वो है स्वभाव। अग्नि का जो रिलीजन है, अग्नि की जो स्वभाव है, अग्नि का जो फेथ है, वो क्या है? जलाना। अग्नि हीट देगी, है ना। अग्नि का रिलीजन है कि अग्नि का धर्म है कि वो गर्मी दे, जलाए, हीट जनरेट करे, है ना। तो स्वभाव है। अग्नि ये नहीं देखती कि छोटा सा बच्चा है या बड़ा है, वो अपने स्वभाव से नीचे नहीं गिरती है। अगर आप अग्नि में हाथ डालेंगे, अगर आप उंगली डालेंगे अग्नि में, तो आपको जलन होगी। तो मनुष्य या ह्यूमंस का, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, हमारा स्वभाव हम जानते नहीं है कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने अपने धर्म को छोड़ दिया या उसको जाना नहीं। आज की तारीख में क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार जो क्रिश्चियनिटी है उसमें भी 10 कमांडमेंट्स हैं।
उनके भी 10 सिद्धांत हैं या 10 कमांडमेंट्स हैं, 10 आज्ञाएं हैं। उसमें से एक आज्ञा है दाउ शैल नॉट किल, हम्म आप हत्या नहीं करोगे। पर हम्म क्या उनमें से कितने क्रिश्चियन उसको सही तरह से समझ पाए हैं? जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें से कितने लोग उसको सही से समझ पाए हैं? क्योंकि इसका मतलब है आप हत्या नहीं करोगे। हत्या नहीं करोगे मतलब किसी की भी हत्या नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आप जानवरों की हम्म हत्या कर लोगे पर मनुष्य की हत्या नहीं करोगे, सिर्फ ये कहा गया है। पर हम्म ऐसा तो नहीं है। आज के युग में हम देख रहे हैं कि इतनी हत्याएँ हो रही हैं, बचर हाउसेस के अंदर भी हत्याएँ हो रही हैं। कुरान में भी कहा गया है कि अपने पड़ोसी को सदा अपनी बराबरी का हक दो, है ना? अब उसके साथ प्रेम से रहो, उसके साथ अच्छे से रहो। पर हम देख रहे हैं हम्म कि आजकल पड़ोसी मतलब छोट बिल्कुल 2 घरों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, हम देश की बात भी देख सकते हैं, देश भी आपस में लड़ रहे हैं, है ना? हम्म और रिलिजन के नाम पे हत्याएँ की जा रही हैं, धर्म के नाम पे हत्याएँ की जा रही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने हम्म अपने धर्म को अच्छे से जाना नहीं है। आज हम्म इस्लामिक उग्रवाद को के नाम पर सभी मुसलमानों को एक ही कटघरे में लोग खड़ा कर देते हैं। पर हम्म अच्छे लोग हर धर्म के अंदर हैं और बुरे लोग भी हर धर्म के अंदर हैं। मूल एग्जैक्टली जो बात समझने की है, वो ये है कि अगर आपने अपने धर्म को अच्छी तरह से नहीं जाना है, अपने धर्म को अच्छी तरह से नहीं समझा है, आप कहीं हम्म गलत समझ गए हैं या आपको गलत पढ़ाया गया है, समझाया गया है, तो आप पूर्ण रूप से भ्रमित हो ही जाएँगे। ये परम एग्जैक्टली मतलब नितांत आवश्यक है कि आप भटकेंगे ही भटकेंगे। तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल अपनी रूट्स की तरफ लौटना बहुत आवश्यक है। फिर चाहे आप हम्म ग्लोबलाइज़ेशन में जाके बिज़नेस कीजिए, उसके लिए एक परम आवश्यक है कि आप एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। एजुकेशन सिस्टम को बदलिए और एजुकेशन सिस्टम क्या कहता है कि वी शुड नॉट जस्ट लर्न अबाउट मॉडर्न थिंग्स, सो कॉल्ड मॉडर्न नॉलेज। वी शुड हम्म नेवर लीव अवर रूट्स। जो हमको ज्ञान दिया गया हमारे शास्त्रों में, उसको भी हमें साथ-साथ लेके चलना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ और मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा एंड दिस इज द मैं मतलब मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये वाला। मैं जानना चाहता हूँ कि लाइक सबकी एक लाइफ की फिलोसफी होती है, लाइक दिस इज माय फिलोसफी, मैं इस तरीके से दुनिया को देखता हूँ एंड दिस इज माय प्रिंसिपल्स जिनको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। मतलब दीज आर द प्रिंसिपल जो मैं लाइफ में कभी छोड़ना नहीं चाहता बिकॉज ये मेरे को लाइफ में आगे ग्रो कर रहे हैं। तो ऐसे ही फिलोसफी और प्रिंसिपल आप अगर अपनी लाइफ के शेयर करें हमारे साथ तो बहुत अच्छा रहेगा सर। मैं अपने जीवन में कोशिश एक तो ये करता हूँ कि जिस भी अ, चीज़ को मैं करूँ तो उसको पूरी पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ करने की कोशिश करता हूँ। कोशिश हम्म रहती है कि मैं उसको परफेक्शन के साथ करूँ और खुद को भी संतुष्ट रखूँ और दूसरों को भी उससे प्रसन्नता मिले किसी कार्य से। हम्म ऐसा कोई कार्य ना करूँ कि दूसरों को उससे कोई परेशानी हो, ये मैं कोशिश करता हूँ। हम्म और एक दूसरा जो मेरा एक लाइफ में सिद्धांत है कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ, भगवान की तरफ जाना या उनकी तरफ कदम निरंतर बढ़ाते रहना। हम्म साथ-साथ अपनी जो दिनचर्या है, उसमें भी आगे बढ़ते रहना, पर भगवान का निरंतर कुछ न कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करना, उनके बारे में पढ़ना या उनके बारे में स्पिरिचुअलिटी के बारे में समझना। जिसको भी हम हम्म फ़ॉलो करते हैं, जिस फ़ेथ को भी हम मानते हैं, उसको भी साथ-साथ में लेके चलने की कोशिश करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि साथ-साथ दोनों चीज़ों को लेके चल पाऊँ। अभी तक तो प्रयास है, सफलता भी कुछ-कुछ कह सकते हैं कि हाँ, मैं एक इस प्रकार एक आईटी कंपनी में कार्यरत हूँ और साथ-साथ अपने जो स्पिरिचुअलिटी है, उस पे भी ध्यान दे रहा हूँ। तो हम्म वर्णाश्रम धर्म को फ़ॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म सही समय आने पर जो है पूरी तरह से भगवान के बारे में जानने के लिए ओके उत्सुक हो या आगे बढ़ूँ। ओके थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड प्लीज मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग कन्वर्सेशन थी बिकॉज मुझे बहुत कुछ नया नया चीजें मिली, ऐसी चीजें शायद ये हमारी हिस्ट्री है और कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री हमने किताबों में नहीं पढ़ी और जब हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि अरे ऐसा भी हुआ था दुनिया में। बिकॉज हमें जो पढ़ा दिया गया है वो मुगलों का राज पढ़ा दिया गया है, अंग्रेजों ने अपनी हिस्ट्री को हिस्ट्री बताया ही नहीं। और अगर बताया भी तो कुछ ऐसे रिवॉल्ट्स, कुछ हीरो को खड़ा कर दिए। हीरो हमारे जो इंडिया के हीरो थे उनको हाईलाइट कर दिया है हिस्ट्री में, बट जो डार्क साइड थी वो किसी को दिखाई नहीं गई है। बहुत सारी हिस्ट्री में कई आई थिंक चीजें खत्म ही कर दी गई हैं। बट सर थैंक यू सो मच इतनी सब कुछ बताने के लिए और अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।